हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वीडियो लेके, जो कि आज थर्ड वीडियो होगा मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे। पहले वीडियोस में हम लोग फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, ब्रिटलनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके स्टेट, उनके कलर, उनके स्ट्रेंथ, उनके हार्डनेस, इन सभी चीज़ों पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। सेकेंड वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखा है, जिसमें हम लोग मेटल्स के रिएक्शंस देखे हैं। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, फिर मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, मेटल साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, और मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में सफिशिएंट एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा है, जो एक्सेप्शन है उनको भी देखा है हमने। तो अगर आप अभी उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट से पहले देख लीजिए, फिर ये पार्ट 3 वीडियो को शुरू करिएगा, क्योंकि बिना उन वीडियोज़ को समझे यहाँ पे पहुँचना वैसे ही होगा कि सीढ़ी के कुछ स्टेप्स आप चढ़े ही नहीं, डायरेक्ट आप छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ जस्ट गो थ्रू दिस 2 वीडियोज़ एंड देन स्टार्ट दिस वीडियो। और वीडियो जो भी देखिए उसको लास्ट तक देखिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार हमने एक वीडियो में हमने डाला था सरप्राइज गिफ्ट का, कि जो 100 सब्सक्राइबर कराएगा उसको एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। तो उसमें कुछ लोग एफर्ट लगा रहे हैं और काफ़ी हद तक वो आगे पहुंच भी चुके हैं। तो अगर आप अभी तक उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो देखिए और आप भी एफर्ट लगाइए, शायद आप भी सरप्राइज़ विनर हो जाएँ और आपको सरप्राइज़ गिफ्ट मिल जाए बस। और वीडियोज़ अगर पसंद आया करें तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको शेयर करना ही है, जो कि आप कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग देखेंगे, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को विथ सफिशिएंट एग्जाम्पल, पूरे डिटेल में देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि कुछ भी बचे ना। उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस भी देख लेंगे और इस वीडियो को समाप्त कर लेंगे इन टॉपिक्स के बाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का और उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्यों होता है, क्यों एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, ऐसा क्या होता है, तो कौन कौन से उनमें बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो पहली जो प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने मेटल में देखा था रिएक्शन विथ एयर, तो यहाँ भी वही रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर यानी ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ एयर इज जनरली कंसीडर्ड टू बी ए कंबस्शन रिएक्शन। एयर से रिएक्शन कराने का मतलब, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने का मतलब क्या करना है, उसको बर्न करना, जलाना। तो जलाने पे जो कंपाउंड बनता है इसका क्या करता है, प्रोडक्ट उसका होगा। तो अगर जैसे कि हमने मेटल में देखा था कि मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे तो बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे थे, और 2 और भी थे जैसे एल्युमिनियम और जिंक, को कैसे बना रहे थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जब एयर से यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जैसे कार्बन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, वाटर जो है, हाइड्रोजन जो है जब वाटर बनाता है, नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, तब ये सभी जो होते हैं न्यूट्रल। तो उन सभी को आप चलिए देखते हैं कि जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन
तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड मेटल से और नॉन मेटल से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होता है। अब एसिडिक का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग और न्यूट्रल का, और कैसे वो पता चल रहा है कि वो एसिडिक है कि न्यूट्रल, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें जैसे कार्बन का, कार्बन का जो कंबस्चन होता है वो दो तरह से हम लोग करा सकते हैं, एक कंप्लीट कंबस्चन और एक इनकम्प्लीट कंबस्चन। कंप्लीट कंबस्चन का मतलब जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिल रहा हो, और इनकम्प्लीट कंबस्चन का मतलब जब कुछ ही अमाउंट ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा हो तो इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, यानी प्रोडक्ट अच्छे से बर्न नहीं होता है, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट। जैसे कि कॉइल जो बर्न होता है या फिर कोई भीगी हुई लकड़ी है, मॉइस्चर लकड़ी है, तो वो भी जो होगी कंबस्चन होगा तो वो इनकम्प्लीट कंबस्चन होगा। जबकि ड्राई अगर प्रोडक्ट है उसको बर्न कर रहे हैं, कंपाउंड है, तो वो कंप्लीट कंबस्चन होता है। तो जब भी कंप्लीट कंबस्चन होता है तो वहाँ पे बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन केस ऑफ कंप्लीट कंबस्चन प्रोडक्ट फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड, whereas in case of incomplete combustion carbon monoxide is formed. Can you tell me which one is more dangerous, carbon dioxide or carbon monoxide? If you know, please comment and reply the question. If don't know, I will reply in the next video. It is just a question for you. Find out and answer in comment box. अब हमें ये बताना है कि कैसे पता कि कौन जो है वो न्यूट्रल है, कौन एसिडिक। अगर इसका हम लोग इसको अगर वाटर से रिएक्शन करा दें तो ये बन जाता है आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड। उसका नाम ही क्या है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब जब ये एसिड है तो कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा? एसिडिक ही करेगा, यानी ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। तो जो ऑक्साइड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा, और जिस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा वो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर। नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर। तो यहाँ पे जब कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? वो न्यूट्रल है। अगर एसिडिक और बेसिक होगा तो कलर चेंज होगा, बेसिक होगा तो ब्लू रेड टू ब्लू हो जाएगा, और एसिडिक है तो ब्लू टू रेड हो जाएगा, और बेस में रेड टू ब्लू हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है H2O। अब हमको तो ये पता है कि ये वाटर है, और वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर सल्फर से रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन का तो ये आपका बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो तरह के बन सकते हैं प्रोडक्ट, या तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जैसे अगर इनको वाटर से रिएक्ट करा दें तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा H2SO3, या फिर अगर SO3 बना है और उसका H2O से रिएक्शन करा रहे हैं तो बन जाता है H2SO4। और ये दोनों जो होते हैं वो एक तरह के एसिड्स होते हैं, यानी जो ऑक्साइड बन रहा है वो कैसा है? एसिडिक। कैसे पता? कि जब ये कंपाउंड एक न्यूट्रल चीज़ से रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसका बिहेवियर पहले क्या रहा होगा उस कंपाउंड का? तो वो भी एसिडिक ही होगा, क्योंकि न्यूट्रल से मतलब कुछ नहीं है, तो ये जो पहले बिहेवियर था उसका वो अभी वही होगा, तो ये भी एसिडिक है, तो ये भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो हम देखें कि ऐसे ही नाइट्रोजन जो है वो NO जब बनाता है और N2O बनाता है, तो ये दोनों भी जो होते हैं ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड्स ही होते हैं। जबकि अगर NO2 बन रहा है, NO2 अगर बनता है ऑक्साइड, अगर NO2, तो ये आपका जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। जैसे मान लीजिए H2O से रिएक्ट कर लिया तो ये बन जाता है आपका HNO3, और HNO3 क्या है? एक नाइट्रिक
एसिड है। तो वो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है और कौन सा न्यूट्रल होता है। तो अगर आप पॉज करके लिखना चाहें तो आप लिख ले, मैं चलता हूँ अब इसको इरेज करने। और अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन मेटल का रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अभी के अभी लाइक बटन दबाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चीज़ों में आपको क्या चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है और क्या नहीं। रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। तो जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, नॉन मेटल प्लस वाटर, तो जैसे कि मेटल रिएक्ट कर रहा था तो कुछ मेटल जो थे वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जा रहे थे, कुछ जो थे वो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल थे जो कोल्ड से वाटर से भी नहीं और हॉट वाटर से भी नहीं, कैसे रिएक्ट कर रहे थे, स्टीम से रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो मेटल का केस होता है, जब एक मेटल हमने यम लिया है और हम जानते हैं कि मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको दे पाता है, जिसकी वजह से उससे रिएक्शन हो पाता है। लेकिन अगर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो नॉन मेटल्स कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू वाटर, सो दे कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जब वो इलेक्ट्रॉन उनको दे ही नहीं सकते हैं तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन उन्हीं के बीच में होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा हो, या तो वो दे रहे हो, या तो ले रहे हो, या तो शेयर कर रहे हो, तो ही रिएक्शन होगा। जब वो किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं रखेंगे तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर दो दोस्त तभी होंगे जब उनके बीच में किन चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा होगा, वो कुछ ले रहे होंगे, वो कुछ दे रहे होंगे, या किसी चीज़ का शेयर कर रहे होंगे। और दो लोग ऐसे भी हैं जो वो अपना कुछ देते ही नहीं है, तो उनके बीच में बॉन्डिंग किसी तरह का होगा ही नहीं, किसी भी तरह का कोई रिलेशन होगा ही नहीं, तो कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। उसी तरह से जब नॉन मेटल वाटर को कुछ इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए वाटर को, तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो वाटर उससे बॉन्डिंग क्यों करेगा और कोई रिएक्शन भी कैसे देगा जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होगा। तो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन और नॉन मेटल एंड वाटर, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड वाटर। कोई रिएक्शन नहीं होता है नॉन मेटल्स का वाटर के साथ। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी, जो कि इसमें कुछ हमें बस यही याद रखना है कि कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, दैट कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो व्हाट विल बी आंसर, that answer will be that since the non-metals are electronegative atoms, so they are electron acceptor, and we know that if water react with a compound only when it gain electron from that atom, यानी जो वो एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, बट नॉन मेटल इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सो देयर इज नो केस ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड वाटर। तो बस इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, बाकी तो कोई एग्जाम्पल याद करने का इसमें झंझट है ही नहीं। बढ़िया है कि कोई रिएक्शन ही ना हो तो हमें एग्जाम्पल ही नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिएक्शन हो रहा है तो कई सारे एग्जाम्पल याद करने होंगे। अब तीसरा, जैसे कि हम लोग मेटल में देखे थे डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वही यहाँ पे भी रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में भी क्या होता है, हाइड्रोजन्स होते हैं। एसिड ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन्स, इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड, दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन आर कॉल्ड एसिड्स, आर दोज कंपाउंड विच कैन लिबरेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। तो लिबरेट करेंगे कहां से, जब उनके पास H होगा। तो हर एक एसिड के पास, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, इन सब में H तो है, H2CO3,
सब में हाइड्रोजन है, और ये जब एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। लिबरेट कब होगा कि जब यहाँ पे कोई ऐसा हो, जैसे वाटर था तो वे इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बॉन्ड इनके बीच का ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन टूट जाएगा। लेकिन जो नॉन मेटल है वो क्या करेगा, रिएक्शन नहीं होगा नॉन मेटल के साथ, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते हैं। जैसे कि हमने वाटर के केस में बताया कि देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड वाटर, वैसे ही यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होता है नॉन मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है बिटवीन अ नॉन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, कोई रिएक्शन नहीं होता है एक नॉन मेटल का एसिड के साथ। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोग मेटल में भी देखे थे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ऐसे ही रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि मेटल्स में हो रहा था, जब एक मेटल है और दूसरे मेटल का साल्ट होता था तो क्या होता था वहाँ पे कि एक मेटल डिस्प्लेस हो जाता था और उसका साल्ट बन जाता था दूसरे वाले का, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था। तो सेम यहाँ पे भी होता है कि अगर एक नॉन मेटल है और साल्ट से रिएक्ट करता है तो इस नॉन मेटल का साल्ट बन जाता है और इसमें जो नॉन मेटल होता है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे साल्ट बन जाता है और यहाँ पे नॉन मेटल अलग हो जाता है। और इसमें भी वही रिएक्टिविटी ही होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे हाइड्रोजन्स हैं, अगर NaBr है सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल का एक सॉल्ट है और एक ये नॉन मेटल है। जब रिएक्ट करेगा तो जो क्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, सो इट कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम इट्स साल्ट एंड कैन फॉर्म साल्ट ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे बन जाता है आपका NaCl, और ब्रोमीन भाई साहब जो हैं कमजोर हैं इसलिए वो अलग हो जाते हैं बेचारे। जो ताकतवर है वो कंपाउंड बना लिया, जो कमजोर है वो बेचारा अलग हो गया। तो यहाँ पे भी सिमिलर टू मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिव होगा मोर वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन उनके बीच में हो जाएगा। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विथ साल्ट सॉल्यूशन। अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था, मेटल्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं मेटल्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। जब मेटल क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा था तो मेटल क्लोराइड बन रहा था, उसी तरह से जब नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटेलिक क्लोराइड बन जाते हैं। नॉन मेटल प्लस क्लोरीन, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा नॉन मेटेलिक क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन क्लोरीन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है, फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट करता है, इन सभी केसेस में जैसे कार्बन क्लोरीन से रिएक्ट किया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन सकता है, फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट किया तो PCl3 भी बन सकता है या PCl5 भी बन सकता है। तो उस नॉन मेटल का क्लोराइड बन जाता है जब कोई एक नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो, ठीक है, सिंपल है यहाँ पे। अब लास्ट वन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जैसे मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, इन सेम वे नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स। जैसे कि मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके
मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, उसी तरह से नॉन मेटल, जैसे कि नॉन मेटल हमने ले लिया कोई नाइट्रोजन ले लिया या सल्फर ले लिया, तो ये सब भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसके हाइड्राइड्स बना लेते हैं। सल्फर है, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, H2S बन गया। तो इसी तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सल्फर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसके हाइड्राइड्स बना लेते हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टी हमने देखा, कौन कौन सा? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एयर यानी ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन विथ साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ क्लोरीन एंड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ये 6 प्रॉपर्टी हमने देखा। पहले वाले में क्या बन रहा था? उसका ऑक्साइड बन रहा था जो कि या तो एसिडिक था या तो न्यूट्रल था। दूसरे केस में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं वाटर को, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। सेम केस डाइल्यूट एसिड में भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, देयर इज नो रिएक्शन। साल्ट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। क्लोरीन से उसके क्लोराइड्स बन रहे थे और हाइड्रोजन से उसके हाइड्राइड्स बन रहे थे। तो इस तरह से नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो हमने देख लिया। अगर मेटल वाली केमिकल प्रॉपर्टी हमें याद है तो नॉन मेटल का याद करना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। मेटल्स का ही थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है क्योंकि उसमें नो रिएक्शन वाला कोई केस नहीं है। जहाँ पे नो रिएक्शन आ जाता है वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं होगी। तो नॉन मेटल्स में से 2 केस थे, एक तो जब वाटर से रिएक्ट करता है नॉन मेटल तो भी कुछ नहीं होता है, जैसे कार्बन है, कोयला पानी मिला देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है। तो जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हमें ध्यान में देनी है, जहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं रहा वहाँ पे कुछ ध्यान ही नहीं देना है। इसलिए नॉन मेटल जो है उनका केमिकल प्रॉपर्टी आसान है और मेटल का थोड़ा सा नॉन मेटल के कंपैरिजन में टफ। लेकिन अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो उससे कोई मैटर ही नहीं होता है किस में चीज़ें ज़्यादा हैं किस में कम, आपको सभी चीज़ें आसान ही लगेंगी। तो जो चीज़ आपको एट द पॉइंट जहाँ पे भी कोई भी डिफिकल्टी आपको लगे, डोंट हेजिटेट टू आस्क। कभी भी कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर जहाँ पे भी जो पॉइंट पे समझ में ना आए तुरंत कमेंट करके पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को अच्छे से फिर एक बार बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। पढ़ाना तभी वर्थफुल होगा जब चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर हम पढ़ा भी रहे हैं और आपको ना समझ में आए तो फिर पढ़ाने का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। तो जहाँ पे न चीज़ें समझ में आए वहाँ पे बेहिचक आप पूछ लिया करिए ताकि मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से बताने का प्रयास कर सकूं। और आपको अगर समझ में आ जाती है चीज़ें तो हमारा काम जो है वो वर्थफुल हो जाता है, काम उसका कुछ फल मिला हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मेरा मेहनत बेकार है। तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक बार पूछिए ताकि हम एक बार और कोशिश कर सकें। अब हमें देखना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज कहाँ पे होता है। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस पे कुछ खास नहीं है क्वेश्चंस, बहुत ये सिंपल टॉपिक है और बहुत कुछ खास इस पे नहीं बनता। फिर भी एक बार अगर हमें देख लेंगे तो हम बोले थे जैसे कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन फंस जाए, अटक जाए। तो हम एक एक चीज़ों को अच्छे से देखे रहेंगे तभी तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ यूजेज हैं, जैसे कि मेटल्स का यूज तो काफ़ी सिंपल है। हम जानते हैं कि मेटल्स जो हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होते हैं, वेपन्स बनाने में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, है ना। जिंक यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग, जिंक जो है गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है। क्रोमियम और निकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज होते हैं। एल्युमिनियम फॉइल्स जो होते हैं वो पैकेजिंग में यूज होते हैं, मेडिसिन को पैक करने में, सिगरेट पैक करने में, फूड मटेरियल्स पैक करने में। अगर आपके जान पहचान में कोई भी सिगरेट, एल्कोहल या किसी भी तरह का नशा करता है तो प्लीज़ उसको सजेस्ट करिए कि इन सब चीज़ों को छोड़ दे, क्योंकि इससे बस नुकसान हो सकता है, किसी का फ़ायदा कभी नहीं हो सकता है। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज, इट इज़ सो कॉमन एंड एवरीवन नो इट।
द लिक्विड मेटल मरकरी यूज इन मेकिंग थर्मामीटर, जो मरकरी होता है वो थर्मामीटर में यूज होता है। सोडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम मेटल्स आर यूज इन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस साइंस प्रोडक्ट। सोडियम जो है, टाइटेनियम है, जर्कोनियम है, क्या होता है स्पेस साइंस में यूज होता है। जर्कोनियम मेटल इज यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स, जो जर्कोनियम मेटल होता है वो बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स बनाने में यूज होता है। लेड मेटल इज यूज इन मेकिंग कार बैटरी, जबकि जो लेड मेटल होता है वो कार की बैटरीज बनाने में भी यूज होता है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि जो बैटरी का इलेक्ट्रोड होता है उसमें यूज होता है, या फिर अभी जैसे हाइड्रोजन यूज इन हाइड्रोजनेशन, घी बनाने में, वेजिटेबल घी बनाने में। हाइड्रोजन यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया को बनाने में हाइड्रोजन यूज होता है। लिक्विड हाइड्रोजन यूज एज ए रॉकेट फ्यूल, हाइड्रोजन लिक्विड जो होता है वो क्या होता है रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज होता है। कार्बन यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स। नाइट्रोजन यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स, जो यूरिया बनते हैं उसमें नाइट्रोजन हमारा यूज होता है। ड्यू टू इनर्टनेस नाइट्रोजन यूज इन टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है यूज होता है फूड को प्रिजर्व करने में, तो यहाँ पे भी एक नॉन मेटल का यूज है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है वो विस्फोटक बनाने में, जैसे ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन्स, ये सब भी बनाने में यूज होता है। टीएनटी, टीएनजी, ये सब बनाने में यूज होता है। सल्फर यूज इन मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर यूज एज फंगिसाइड्स एंड मेकिंग गन पाउडर। सल्फर यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये कुछ यूजेज हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का, अगर आप एक बार देख लेंगे तो दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कोई ना कॉन्सेप्ट है ना कुछ है, तो आपको यूजेज में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो क्वेश्चंस जो हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स पे बन सकते हैं कभी, उनको देख लें। जैसे कि एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following element would yield a basic oxide। कह रहा है फॉलोइंग एलिमेंट में से कौन सा एक जो है वो ना बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनता है, और नॉन मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो एसिडिक ऑक्साइड बनता है। तो नॉन मेटल तो होगा नहीं, इसमें कोई मेटल बताना, तो ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, और ये क्या है मेटल है। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग will displace hydrogen from acids to form salts। ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, सिलिकॉन। कह रहा है इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, इनमें से कौन जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा किसी भी एसिड से। कौन सा इसमें से, सल्फर की, फास्फोरस की, सिलिकॉन की, सोडियम। तो सल्फर जो है नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल, यही एक जो है मेटल। और हम जानते हैं, अभी पढ़ा हमने कि मेटल्स जो हैं वही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल तो एसिड से रिएक्ट ही नहीं करता है। तो इसमें कौन सा एक, जो सोडियम ही है वही क्या कर सकता है, इससे डिस्प्लेस करके इसका साल्ट सॉल्यूशन बना सकता है। यानी यहीं पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है कि कोई एक मेटल हो वही एसिड को उससे हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है, बाकी कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी
डाउट बचना नहीं चाहिए। तो मेरे तरफ से जो चीज़ें हैं मैं उसको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी तरफ से कोई भी चीज़ें बच रही हैं तो अगर लग रहा है कि छोटा है तो प्लीज़ आप बताइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ छूटे जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट react with oxygen to form oxide which dissolves in dilute hydrochloric acid. The oxide formed also turns a solution of red litmus to blue. Is the element a metal or non-metal? Explain your answer. कह रहा है कि एक मेटल है, एक एलिमेंट है, मेटल नहीं एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बनाता है, एक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जिसको डाइल्यूट एसिड में डिजॉल्व किया जा सकता है, यानी ये एसिड में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो एसिड एसिड में तो डिजॉल्व हो सकता है और एसिड बेस में भी डिजॉल्व हो सकता है। आगे के दिया जो ऑक्साइड बन रहा है वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करता है, अगर आपको याद है तो here the oxide of given element dissolve in an acid, therefore the oxide must be basic. बेसिक क्या होता है, बेस में ही जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में चेंज होता है, यानी यहाँ पे जो बना है वो कैसा है, आपका बेसिक है। और बेसिक कब बनता है, जब एक मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। आपको जो अभी तक पढ़े उन्हीं चीज़ों का यूज करना है, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करना है, जाके तो कुछ और नहीं है इसमें। यानी यहाँ पे जो है वो क्या, एक मेटल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक, सिंपल। जो कॉन्सेप्ट हमें अभी तक पता चला है उन्हीं का यूज कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यूष, कोई बालक है, took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas. Evolved by inverting a test tube. What will be the action of gas? What will be action of gas on dry litmus paper and moist litmus paper? और दूसरा, write a balanced chemical reaction taking place. सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपको कि प्रत्यूष जो एक लड़का है वो सल्फर पाउडर लेकर स्पैचुला, यानी जो लैब में आप गए होंगे देखें चम्मच जैसे होता है, स्पैचुला पे लेकर उसको हीट करता है। हीट करने का मतलब सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है आपका, एसिडिक होता है, इतना हमको पता है, ठीक।
ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब, उसको क्या करता है, वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेता है इस गैस को। अब उसको क्या करता है कि ड्राई लिटमस पेपर पे मिलाता है एक बार और एक बार मॉइस्ट लिटमस पेपर में। तो ड्राई लिटमस पेपर पे हम जानते हैं गैस जो है वो भी ड्राई है और ड्राई लिटमस पेपर भी है। जब दोनों चीजें ड्राई होंगी तो लिटमस पेपर पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। एसिड वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से इसको देख चुके हैं कि जब दोनों कंपाउंड ड्राई होंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तभी लिबरेट होगा कि जब सॉल्यूशन एक्वस हो, और जब सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन लिबरेट होगा तभी वो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा और तभी उसका कलर लिटमस पेपर का चेंज भी होगा। लेकिन मॉइस्ट लिटमस पेपर है तो जैसे ही इसमें गैस पास होगा इस पे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। कैसे, एसिड है तो एसिड क्या होता है, ब्लू टू रेड हो जाएगा, ये ब्लू टू रेड। दूसरा क्वेश्चन इसी में, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेकिंग प्लेस, तो जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है यहाँ पे उसको लिख दिए। तो यहाँ पे हमने उस केमिकल रिएक्शन को लिख दिया। तो इस चैप्टर से यही जो एक दो क्वेश्चंस अभी मैंने चैप्टर से नहीं अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पे ये भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसको हमने जब मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखी थी फर्स्ट वीडियो में तो हमने देख लिया था कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स की अगर केमिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करने को पूछ दे तो हमें क्या करना होगा, बस इस टॉपिक को देख लेते हैं एक बार और वीडियो को समाप्त करते हैं। बस थोड़ी देर और, मैक्सिमम 2 मिनट, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा आपका। डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो हमने क्या किया, मेटल्स लिख लिया और नॉन मेटल्स लिख लिया। अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज प्रिपेयर हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमने यहां पे लिख लिया रिएक्शन विथ, ठीक, पहला हमने लिख लिया ऑक्सीजन, जो पहला हमने क्या किया था, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया था। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। दूसरा हमने किससे रिएक्शन किया था, रिएक्शन विथ वाटर। तो ये रिएक्शन करेगा वाटर से, तो हम इसमें बता देंगे कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन जब मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा बस, ठीक, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक। फिर तीसरा हम लिख लेंगे रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, और यहाँ पे उसका एग्जांपल दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नो रिएक्शन, क्योंकि कोई रिएक्शन तो होता ही नहीं है, ठीक। उसी तरह से चौथी प्रॉपर्टी जो थी मेटल का साल्ट सोल्यूशन से और नॉन मेटल का साल्ट सोल्यूशन से, तो उसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे। पांचवी, जब मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन कर रहा था हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे मेटेलिक हाइड्राइड बन रहा था और यहाँ पे नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बन रहा था। उसी तरह से लास्ट वन जो था कि जब मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे मेटेलिक क्लोराइड और यहाँ पे नॉन मेटेलिक क्लोराइड बन रहा था। तो ये ऐसे ही आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे और कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो इस तरह से हमने मेटल्स का डिफिनीशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ और एक दो क्वेश्चंस के साथ देख लिया। उसी तरह से नॉन मेटल्स की भी डिफिनीशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से हमने देख लिया। उस पर एक दो क्वेश्चंस भी देख लिया कि डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है, या फिर जो हमने अभी 2-4 क्वेश्चंस देखे थे कि एक एलिमेंट है वो ऐसे रिएक्ट करता है तो ये बनता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसको भी हमने देख लिया। तो ये मेटल्स नॉन मेटल्स का जो पोर्शन था डिफिनीशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये हमने हमारी तरफ से समाप्त कर दिया। आपकी तरफ से समाप्त होना बाकी है। अगर वो तब पूरा होगा जब आप कमेंट करके बताएंगे कि चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आई है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है उस चीज़ को भी आप बताएंगे, ताकि
हम उसको क्लियर कर दें और वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बिना चीज़ कोई समझ में आए वो समाप्त हो ही नहीं सकती। तब तो फिर वो कोरम पूरा करना होगा, और हम कोरम नहीं पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हम काम करें वो अच्छे से करें और उसका अच्छा रिजल्ट मिले। अच्छा रिजल्ट तभी माना जाएगा जब ये चीज़ें आपको समझ में आती है। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छे से समझ में आया और कौन सा नहीं समझ में आया, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताइए, ताकि हम आपको उसका सलूशन दे सकें। वीडियोज़ को शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।